नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एडिफाई विजडम में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में रियल एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस के बेसिस को समझा था। इसमें हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन, एग्जांपल एवं अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई टैब पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीक्वेंस के किसी भी कंसेप्ट या क्वेश्चन को समझने या सोल्व करने के लिए हमें लिमिट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। हम लिमिट्स को अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमें आगे आने वाले किसी भी थ्योरम, कंसेप्ट्स या क्वेश्चंस को समझने में या इसको सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इफ एवरी epsilon is greater than 0, there exists small m belongs to set of natural numbers such that mod of xn minus l is less than epsilon for all n is greater than or equal to m. Then the number l is called limit of a sequence. That is limit xn n tends to infinite equal to l. इसमें l जो कि लिमिट है एवं xn जो कि एक रियल नंबर का सीक्वेंस है और एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित है एवं स्मॉल n एवं स्मॉल m दो नंबर्स है जिसमें स्मॉल m हमेशा स्मॉल n के या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें तो देखते हैं कि यहाँ m अर्थात 4 के बाद ग्राफ कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर। यहाँ ग्राफ बेसिकली 1/n का ग्राफ है, अर्थात इसमें अगर n का मान हम कोई निश्चित क्वांटिटी जो कि 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जो जिसको हमने m द्वारा परिभाषित किया है, उसके पश्चात हम इसके मान रखेंगे तो वहां लगभग और लगभग 0 की ओर कन्वर्ज करेंगे, जो कि ग्राफ में हमने इस प्रकार दर्शाए है, जो कन्वर्ज 0 की ओर कर रहे हैं। तो 0 इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। कैसे? इसको अगर हम डेफिनेशन में देखिए तो यहाँ किस प्रकार हुआ कि xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर l 0 है और xn है 1/n। xn है 1/n, अर्थात mod of 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। mod of 1/n 0 की ओर कन्वर्ज कर रहा है। अगर mod of 1/n का मान अगर एप्सिलॉन से छोटा हो एवं इसमें अगर एक क्वांटिटी m इस प्रकार एग्जिस्ट करे कि वहां लेस देन एंड इक्वल टू n हो, तो स्मॉल l जो कि यहाँ पर 0 है वहां सीक्वेंस की लिमिट होगा। कैसे? अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर 1/n जो कि ग्राफ है पूरा जो कि xn भी है और स्मॉल l यहाँ पर 0 है जो कि कन्वर्ज कर रहा है एवं एप्सिलॉन एक छोटी से छोटी क्वांटिटी है जो कि 0 से बड़ी है लेकिन है छोटी, और स्मॉल n जो कि यहाँ पर n का मान जो भी 1 2 3 4 जो भी रखे वहां आता जाएगा। तो यहाँ पर 0 है जो कि लिमिट द्वारा परिभाषित हो गया है। इसको अगर हम रियल लाइन पर ड्रॉ करें और इसको हम किसी दूसरे तरीके से समझे तो l के नेबरहुड में जो कि l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन है, इसके बीच में xn इस प्रकार होगा कि l माइनस एप्सिलॉन और l के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, लेकिन इसके बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अर्थात यहाँ पर अगर हम 0 ले और 0 का नेबरहुड बनाए l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन बनाए तो 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। उसके बाहर या उससे थोड़ी दूर एक नंबर होना चाहिए या जो कि स्मॉल m है वह फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ लिमिट की दूसरी परिभाषा भी है। तो आई गेस फ्रेंड्स आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना केवल कंसेप्ट भी आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो इसको मैं एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। कैसे है कि लिमिट l इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगी यदि वह इस प्रकार परिभाषित हो कि mod of xn माइनस l अर्थात xn और l के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ी होनी चाहिए उससे छोटी हो, अर्थात xn और l की डिस्टेंस बहुत ही छोटी हो, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये xn है और ये हमारा l है। इसकी डिस्टेंस बहुत ही छोटी होनी चाहिए परंतु ये एप्सिलॉन से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ
पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि m एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि n से छोटा एवं इक्वल हो। तो आई गेस फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। इसमें यहाँ तो हमने परिभाषित की, वहाँ तो लिमिट है, लेकिन एक आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि लिमिट पॉइंट। लिमिट और लिमिट पॉइंट में मुख्य डिफरेंस यही होता है कि लिमिट में m डिफाइन होता है परंतु लिमिट्स में m डिफाइन नहीं होता है। अर्थात लिमिट में यह कंडीशन अनिवार्य है कि m ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि n से लेस देन या इक्वल हो, परंतु लिमिट पॉइंट में यह जरूरी नहीं है। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि L के नेबरहुड के बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। यह हम आगे पढ़ेंगे, लिमिट्स पॉइंट में पढ़ेंगे, तब आपको यह पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आई गेस कि आपको लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो वहाँ आगे एग्जांपल्स में आपके क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें एग्जांपल में क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा वहाँ देख लेते हैं। वहाँ दिया होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l। इसमें an रियल नंबर का सीक्वेंस होगा और l उसकी लिमिट होगी। हमें यहाँ शो करना होगा कि सीक्वेंस जो कि an है उसकी लिमिट l है। तो उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, इसमें हम मोड ऑफ an माइनस l को हम फंक्शन ऑफ n दैट इज फाई n के रूप में बदलेंगे, जहां पर स्मॉल n जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। और सेकंड स्टेप में हम जो कि हमें यहाँ फंक्शन मिला है n का, उसको हम एप्सिलॉन के साथ इनइक्वलिटी के रूप में लिख देंगे, और एप्सिलॉन के साथ इनइक्वलिटी के रूप में लिखने के पश्चात उसको हम n के साथ परिभाषित करेंगे ताकि हम एक पॉजिटिव इंटीजर m ले सके जिसको हम n से छोटा या इक्वल लिख सके, ताकि हम लिमिट की डेफिनेशन को प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को फॉलो करके हम आगे वाले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि an इक्वल टू 1/n एग्जाम्पल है, देन शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/n इक्वल टू 0। इसमें 0 को हमें इस सीक्वेंस की लिमिट के रूप में बताना है। तो सबसे पहले हम पहला प्रोसेस करते हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 को मानते हैं और मोड ऑफ 1/n माइनस 0 इज इक्वल टू 1/n दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, जैसा कि इस सेकंड में लिखा हुआ था कि हम इसको सॉल्व करके फंक्शन ऑफ n के रूप में बदलेंगे, जिसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वहाँ एप्सिलॉन से छोटा है, और इसको हम एप्सिलॉन के टर्म के रूप में डिफाइन करेंगे जो कि n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन भी इसको लिख सकते हैं। और इस n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है तो हम एक ऐसा एलिमेंट जो कि स्मॉल m है वह इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जो m है जो कि 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। अर्थात अगर हम इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करके देखें तो n यहाँ पर है जो कि 1/एप्सिलॉन से भी बड़ा है, और m यहाँ पर है जो भी 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। तो हम यह कंडीशन लेते हैं कि m है वह n से या तो छोटा है या उसके इक्वल है, अर्थात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारे जो कि हमने ऊपर परिभाषित किया है लिमिट की डेफिनेशन से हम इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका 0 है वो इसकी लिमिट है, क्योंकि हमें लिमिट की डेफिनेशन प्राप्त हो चुकी है। इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर रियल लाइन पर ड्रॉ करें तो सेम टू सेम जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि यहाँ पर इसकी लिमिट 0 हो गई, जो कि हमने पहले कंसेप्ट में मैंने आपको यही एग्जांपल देकर पूरी तरह समझाया है। तो चलते हैं अगले एग्जांपल। सो दैट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 + 2 + 3 + ... n upon n स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इसमें पहले स्टेप्स के अनुसार हमें xn इक्वल टू n + 1/2n स्क्वायर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ n + 1/2 कहाँ से आया? तो हमने पहले क्लास में छोटी क्लासों में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स का सम n कोष्ठक n + 1/2 होता है। तो इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें xn - 1/2 इक्वल टू मोड ऑफ n + 1 2n, जो कि हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन नॉर्मल डेफिनेशन से यहाँ लिख दिया है, और 1/2 उनको
शो करना है कि इसकी लिमिट है, इसलिए सीक्वेंस के नॉर्मल टर्म के रूप में इसको लिख दिया और इसको डिफाइन करने पर जो कि फंक्शन ऑफ n के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि 1/2n है के रूप में लिख दिया है हमने। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि उसको एप्सिलॉन से छोटा दर्शाना है, तो एप्सिलॉन से छोटा दर्शा दिया और इसको आगे हम n के टर्म के रूप में लिखते हैं, तो n के टर्म के रूप में लिख दिया दैट इज n इज ग्रेटर देन 1/2n। और हम एक स्मॉल m जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह 1/2 एप्सिलॉन से बड़ा है। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा है, उसके आधार पर हम इसी को समझ सकते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन से m भी बड़ा है एवं 1/2 एप्सिलॉन से n भी बड़ा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन होगा, 1/2 एप्सिलॉन से n भी बड़ा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि कंडीशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ किस कंडीशन में है कि mod of xn minus 1/2 is less than epsilon, और यही लिमिट की परिभाषा है और इसी परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं 1/2 इसकी लिमिट है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फ्रेंड्स, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी लिमिट के कंसेप्ट के ऊपर ही है, अर्थात अगर किसी सीक्वेंस में लिमिट है तो वहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, अगर उसमें लिमिट डिफाइन नहीं है तो वहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। जैसा कि मैंने लिमिट में समझा, इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लिमिट के आधार पर ही आगे वाले मैक्सिमम इस चैप्टर के कंसेप्ट परिभाषित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट समझ में पहली बार देखने में समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करके वापस देख लीजिएगा, ताकि आपको वह कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरी का जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ किस प्रकार परिभाषित किया गया है कि लेट सीक्वेंस xn be a sequence of real number, then the sequence is said to be convergent if for epsilon is greater than 0 there exists m belongs to n such that mod xn minus l is less than epsilon for all n is greater than equal to small m. That is, if limit of sequence exists then the sequence is called convergent sequence, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अर्थात अगर किसी सीक्वेंस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि जिसकी कंडीशंस यही है, तो वह सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और l उसकी लिमिट होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी थ्योरम यहाँ पर मैं प्रूव कराऊंगा या उसके स्टेटमेंट दूंगा, तो उसकी स्टेटमेंट याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वहाँ सीधे स्टेटमेंट पर ही आएंगे। और अगर आप कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम या स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं जिसमें यहाँ थ्योरम्स है, तो उसमें आपको इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। लेकिन विभिन्न एग्जाम हो, जैसे जैम, IIT जैम हो या CSIR नेट हो, उसमें सामान्यतः इसका जो स्टेटमेंट होता है उसी के आधार पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस थ्योरम को हम स्टेटमेंट में देखेंगे और इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। यह थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि एक सीक्वेंस है जो कि मोर देन वन लिमिट से ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर सकती, अर्थात सीक्वेंस की लिमिट हमेशा एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका प्रूफ देखें तो हम एक सीक्वेंस xn डिफाइन करेंगे जो कि रियल नंबर सीक्वेंस है। वहाँ टू लिमिट्स जो कि xi एवं नीटा पर कन्वर्ज कर रही है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, ताकि हम लास्ट में हम यह डिफाइन कर सके कि यहाँ जो हमने माना था वहाँ गलत था, या इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर देंगे कि यहाँ सीक्वेंस एक ही लिमिट पर कन्वर्ज करिए, दैट इज xi इक्वल टू नीटा था। तो हम देखते हैं कि xi इज लिमिट ऑफ xn, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट। तो हम लिमिट की डेफिनेशन के आधार पर हम इसको लिख देते हैं कि यहाँ सीक्वेंस mod of xn minus xi is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to m1। इक्वेशन 1 है। और दूसरी लिमिट नीटा के लिए हम लिमिट्स की डेफिनेशन के आधार पर इसको xn minus नीटा लेस देन epsilon by 2 for all n is greater than equal to m2 है, जिसको हमने इक्वेशन 2 दिया है। तो हमने क्या किया है कि दो लिमिट्स हमने मानी थी
जिस पर सीक्वेंस एक्शन कन्वर्स कर रही है, जो कि xi एंड नीटा, इसको हमने लिमिट्स की जनरल डेफिनेशन के आधार पर लिख दिया है। तो हम एक अन्य एलिमेंट स्मॉल m सपोज करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि वहाँ m1 m2 दोनों का मैक्सिमम है। तो इसको m1 m2 की जगह हम m लिख देते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम है, तो हम m1 m2 की जगह m लिख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार है कि mod of xn minus xi is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to small m, and xn minus neta is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to small m। फ्रेंड्स, आपको यहाँ डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर हमने epsilon by 2 क्यों लिया है। इसका जवाब आपको इससे अगली वाले स्टेप में मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो थ्योरम प्रूव करनी है, इसलिए थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने एप्सिलॉन की जगह epsilon by 2 लिया है। हालांकि आप अगर एप्सिलॉन भी ले लेते हो तो आपकी थ्योरम गलत नहीं होगी, लेकिन आगे हमें कन्वीनियंट के लिए हमने एप्सिलॉन की जगह epsilon by 2 ले लिया है, क्योंकि आपको आगे आने वाले स्टेप में पता चल जाएगा। तो अब हम मोड ऑफ xi माइनस नीटा ले, जिसको हम मोड ऑफ xi माइनस xn प्लस xn माइनस नीटा के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोड की प्रॉपर्टीज कहती है कि मोड ऑफ a प्लस b इज लेस देन मोड a प्लस मोड b होता है। तो इसको हम यहाँ पर लिखें, इसको हम इसके आधार पर लिखें तो मोड ऑफ xi माइनस नीटा इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ xi माइनस xn प्लस मोड ऑफ xn माइनस नीटा। तो इसका मान हमने epsilon by 2 लिया था, तो यहाँ पर epsilon by 2 आ गया, और इसका मान हमने epsilon by 2 लिया था, तो यहाँ पर epsilon 2 आ गया। दैट इज एप्सिलॉन, जो कि 0 की ओर कन्वर्स कर रहा है, इसलिए 0 की ओर कन्वर्स कर रहा है, क्योंकि n टेंड्स टू इनफिनिट था, और लिमिट की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 की कन्वर्स कर रहा है, या 0 से बड़ा, सेम टू सेम ही है। तो इसके आधार हम कह सकते हैं कि xi इक्वल टू नीटा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0 ले ले और इसको कोष्टक वगैरह खोल दे तो हमें xi इक्वल टू नीटा प्राप्त हो जाएगा। अर्थात किसी भी सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है, और हमने दो लिमिट्स ली जो कि xi और नीटा थी, वहाँ एंड में हमें इक्वली प्राप्त हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए यह थ्योरम पूरी तरह से ट्रू है। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो, आपको कंसेप्ट में या एक दो एग्जांपल्स में, या आपको थ्योरम में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।